चलिए गाइस, हम इस चैप्टर का अगला है अधिनियम, वो शुरू करते हैं। 1793 में 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि में यह अधिनियम काफी महत्वपूर्ण है। इस अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं हैं? अधिनियम की विशेषताएं देखते हैं। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। मतलब पहले तो वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्य अलग हुए थे। इस अधिनियम से गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसके विधायी और प्रशासनिक कार्य, मतलब विधायी मतलब कानून और न्याय से संबंधित और प्रशासनिक मतलब शासन से संबंधित, इनको अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए। इन्हें विधान पार्षद कहा जाता था। यहीं से हमारे यहाँ पर जैसे विधान परिषद और उनके अंदर जो पार्षद होते हैं उस चीज की शुरुआत की गई थी। इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गईं जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थीं। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। पहले एक ही काउंसिल में ही सारे काम कर दिए जाते थे, विधायिका संबंधी और राज्य प्रशासन संबंधी। लेकिन अब विधायिका के अलग अलग कार्य इस 1753 के चार्टर अधिनियम से इन दोनों को अलग कर दिया गया था। इसमें देखिए कुछ लाइनें इंपॉर्टेंट हैं। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया। यहाँ से उसमें पहले वाले एक्ट में तो हो नहीं पाया था ना, 1833 के एक्ट में, लेकिन ये 1853 के एक्ट में यहाँ से इसकी शुरुआत हो गई थी। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति हुई। यह क्वेश्चन बनता है कि 1854 में जब शुरुआत हुई थी सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभ हुआ था तो स्थापना हुई थी मैकाले समिति की। इस कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया गया। इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। मतलब और ज्यादा उसके क्षेत्राधिकारों को बढ़ा दिया। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया। मतलब इस एक्ट से पहली बार कुछ जो लोग थे उनको अपने परिषद में जगह दी गई। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। ये नाम पूछ लिए जाते हैं कि पहली बार जब केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का आरंभ किया था तो किस किस राज्य से किया था? तो बंगाल, मद्रास और बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया। यहाँ से ताज का शासन शुरू हो गया 1858 से लेकर 1947 तक। वहां तक कंपनी का शासन था 1857 तक। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था, ठीक है, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। भारत के शासन को अच्छा बताने वाला अधिनियम भी बोला जाता है इसको, 1858 के भारत शासन अधिनियम को। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई। सीधा मतलब जो कुछ कंपनी चला रही थी ना, ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में सारी चीजें ले ली, ठीक है, सारी शक्तियां और राजस्व संबंधी जितनी भी शक्तियां थी सारी अपने हाथ में ले ली। अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं थी? इसके तहत भारत शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का बदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। किस अधिनियम से कर दिया गया? 1858 के अधिनियम से। जो गवर्नर जनरल का नाम था उसका नाम कर दिया गया भारत का वायसराय, ठीक है। पहला वायसराय कौन था भारत का? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बनता है तो इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर भारत में द्वैध शासन की प्रणाली को समाप्त कर दिया। जो पहले बने थे ना नियंत्रण बोर्ड और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो बता रहे थे, वो उनको खत्म कर दिया गया इस अधिनियम से। एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। भारतीय शासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी भी था।
भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद थी। मैंने अभी बताया था कि काउंट नंबर पूछे जाते हैं। जो एक सलाहकार समिति थी भारत सचिव की, परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया था। ठीक है, अध्यक्ष जो था परिषद का उसका भारत सचिव ही था। इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। मतलब इस जो परिषद थी इसको इंग्लैंड में भी भारतीय जो लोग थे उन पर और भारत के अंदर दोनों में मुकदमा करने का अधिकार था। और इस पर भी मुकदमा, अगर इसमें भी अगर कोई गड़बड़ पाई जाती है तो इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। पहले तो गवर्नर जनरल चाहे जो भी करे, लेकिन यहाँ पर अगर कोई गड़बड़ करता है तो इनके ऊपर भी मुकदमा चलाया जा सकता था। 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार के अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सके। ठीक है, कोई भी अपनी मनमानी ना कर सके, इसलिए इससे भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब पहले जैसा चल रहा था ऐसे ही हुआ, कोई ज्यादा खास परिवर्तन इससे नहीं हुआ। 1861, 1892 और 1909 के भारत परिषद अधिनियम, ये हम अब देखने वाले हैं। 1861 के परिषद अधिनियम की क्या विशेषताएं थी? इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि किस एक्ट से, किस अधिनियम से। भारत शासन अधिनियम जो था 1861 का, इसमें भारत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। मतलब वो शामिल तो थे लेकिन गैर सरकारी सदस्यों के रूप में। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, कौन कौन से भारतीय थे 1862 में उनको शामिल किया गया था? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, इनको विधान परिषद में मनोनीत किया गया। पहली बार किस किस को मतलब किया गया, ये क्वेश्चन पूछते हैं तो इन तीनों को, किस किस को? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को, इनको शामिल किया गया कानून बनाने की प्रक्रिया के लिए जो परिषद बनाई गई थी उसमें। इस अधिनियम ने मद्रास और बंबई के प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्ति पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को शुरुआत किया। ठीक है, शुरुआत की, मतलब पहले जैसे सारे अधिकार छीन लिए थे ना मद्रास और बंबई के गवर्नरों से, लेकिन अब इनकी प्रेसिडेंसी को ये सारी शक्तियां दोबारा लौटा दी गई। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू की गई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया। ठीक है, उसमें अलग थी, मतलब कि सारी शक्तियां गवर्नर के पास ही थी, इस तरीके से इसको उल्टा कर दिया। 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गया था, जो कि अपना मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। 1833 में उसकी शक्तियां ज़्यादा बढ़ा दी थी। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। 1937 मतलब लगभग आज़ादी के आसपास तक तो जो प्रांत थे उनको पूरी तरह अपने मतलब अपनी स्वायत्तता, मतलब अपनी स्वतंत्रता लगभग अपने यहाँ पर काम करने की वो मिल गई थी। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब क्रमशः 1862 में, जैसे बंगाल उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत यानी 1866 में और पंजाब 1857 में विधान परिषदों का गठन हुआ। इनमें इस तरीके से ये क्रमवार दिया गया हुआ है। तो क्वेश्चन बन जाता है कि बंगाल में, उत्तर पश्चिम प्रांत में और पंजाब में कब कब विधान परिषदों का गठन हुआ। इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। पोर्टफोलियो का मतलब होता है एक सदस्य या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता है। एक ही बंदे को कई मतलब चीजों के सरकारी विभागों के उत्तरदायित्व सौंपे जा सकते थे, तथा उसे इस विभाग के काउंसिल की ओर अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। ठीक है, उसको पावर भी दी गई थी कि कोई भी आदेश दे वो उसका अंतिम होगा। ठीक है, इस एक्ट ने वायसराय को आपातकाल जो होता है ना वो शुरू किया गया है। यहाँ से आपातकाल बिना काउंसिल की स्तुति के, मतलब काउंसिल की उसको सलाह लेने की जरूरत नहीं थी और वो आपातकाल लगा सकता है। जैसे आज राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है ना, लेकिन वो काउंसिल की मंजूरी जरूरी होती है उसके लिए। ऐसे अध्यादेश की अवधि 6 माह की होती थी। अब इस अवधि को बढ़ा देते हैं प्रक्रिया के द्वारा, लेकिन पहले कितनी थी? 6 माह थी। 1852 के अधिनियम की
विशेषताएं, अभी मैंने आपको बताया था ना कि 1852 का अधिनियम, तो इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। पहले सरकारी सदस्य रखे तो थे, 3-4 रखे थे, तो 3 रखे थे, लेकिन यहाँ पर संख्या बढ़ाई गई। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही होता था, बस नाम के लिए बढ़ाई गई, इनके पास कोई वो नहीं होती थी पावर, बहुमत तो सरकारी सदस्यों का ही होता था। इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने का और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। ठीक है, यहां से बजट पर बहस करने का लेकिन इनको अधिकार प्राप्त हो गया था। इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान किया। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, न्यायपालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने की शक्ति थी। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं किया। यहाँ से चुनाव की प्रक्रिया जो यहीं से थोड़ी शुरू हुई थी, लेकिन उसको अधिनियम के अंदर नहीं दर्शाया गया था कि यहाँ चुनाव होंगे। इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन प्रक्रिया कहा गया। चुनाव न कहकर नामांकन प्रक्रिया इसको कहा गया। अब अगला एक्ट देखते हैं, 1909 का अधिनियम। इसको किस नाम से जानते हैं? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है काफी, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। उस समय लॉर्ड मॉर्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। ठीक है, जिसके नाम पर यह मॉर्ले मिंटो सुधार है, और मिंटो जो है भारत के वायसराय थे। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में आकार में काफी वृद्धि हुई। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई। प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक ही समान थी। ठीक है, केंद्रीय परिषदों में बढ़ाई गई थी संख्या, और जो प्रांतीय विधान परिषदें थी उनमें नहीं बढ़ाई थी, उनकी जितनी थी उतनी थी। इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, और लेकिन जो प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। ठीक है, इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना और बजट पर संकल्प आदि रखना, ये चीजें कुछ चीजें दे दी गई थी विधान परिषदों में। ठीक है, उनका दायरा बढ़ा दिया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। मतलब पहली बार किसी भारतीय को एसोसिएशन के साथ प्रावधान बनाने के लिए मतलब उसमें शामिल किया गया। ये कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य ये बनाए गए थे। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था, यानी कानून बनाने के लिए जो एक परिषद थी उसमें इनको शामिल किया गया। इस अधिनियम के पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। ये 1909 का मार्ले मिंटो जो एक्ट था, यहीं से फूट डालना हिंदू और मुसलमानों में प्रारंभ कर दिया गया था। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता कर सकते थे, और इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की, और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में जाना जाता है। कौन था सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक? तो लॉर्ड मिंटो। इसने प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया। मतलब कई चीजों में यहाँ पर भी अलग अलग निर्वाचन प्रक्रिया के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया कि सबके लिए अलग अलग लोग वोट डालेंगे, निर्वाचन करेंगे, उनका चुनाव करेंगे। अब अगला अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1919। ये मैं अपनी अगली वीडियो में जो हमारे 2-3 एक्ट ये रह गए हैं अधिनियम, इनको मैं पढ़ाऊंगी। आप अगली वीडियो देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो इसलिए अपनी मतलब यहाँ तक आप पढ़ लीजिए ठीक से, और आगे के जो अधिनियम और एक्ट हैं मैं अपनी अगली वीडियो में आगे पढ़ाने वाली हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।